कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उसमें पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए ये सब हो रहा है? मेरा सवाल यह है कि देखिए, जब 19वीं पार्टी टूटी थी तो लोगों ने कहा था कि शिवसेना में ऊपर से टॉप में बंटवारा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता भी चला जाएगा, और कार्यकर्ता रहा उद्धव ठाकरे के सारे, नहीं कार्यकर्ता खत्म हो गए। अब लेकिन जिस लेवल पर ये अब नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूं, भाग हो रही है थोड़ा बहुत। मैं कह रहा हूं उस वक्त ऐसी बात होती थी, थी। जो कहते थे वो समझते नहीं है इसका मतलब। ऊपर से नहीं टूटा है, शाखा टूटी है नीचे से। शिवसेना की जो शाखा लगती थी जिसमें ब्लैक बोर्ड लगा होता था, उस पे शेर का निशान पीला पीला जहां लिखा जाता था कि आज ये होगा, वहां से टूटी है। एकनाथ शिंदे ने वहां चोट मारी, ऊपर से कुछ उतना ही पूछना चाह रहा, नीचे से टूटा है भाई। जैसे बंगाल में बागी गुट, जिसको आप जो ओरिजिनल टीएमसी मान ले नहीं मान, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है हमको नगर परिषद भी चाहिए, जिला परिषद भी चाहिए, हमको, हम वहां तक जाएंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से अब यूबीटीएफ बची जो भी, वो वहां से भी फिसल रही है, बिल्कुल बॉटम से फिसल गई क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए, अभी जिस ढंग से लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने परिवार से बाहर वाकई जमीन की जो राजनीति होती है वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी राजनीति का दो ही चीज़ है कि उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय राउत मिल गए हैं, जो उलूल जलूल रोज बातें करते हैं, अपने ही सांसदों और अपने ही विधायकों के खिलाफ वो बातें करते हैं। यदि आप अपने सांसदों और विधायकों को गद्दार और सब घोषित करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं कि जिस दिन टूट हुई है उससे पहले गद्दार बोले हैं, इनफॉर्मल बातचीत में उनके बारे में वो पहले से बोल रहे थे, और यही कारण था कि जो सांसद टूट करके आए उनका एक चिढ़ जो था उद्धव ठाकरे से ज्यादा चिढ़ जो है वो संजय राउत के पर था, और इस बात के लिए था कि संजय राउत को आखिर उद्धव ठाकरे इतना करीब क्यों रखते हैं, ये भी उनके अंदर एक चिढ़ है। नहीं, बट क्या इससे मतलब क्या हम ये कह दें या इट इज टू अर्ली टू से कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए? मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की इसी कहानी कुर्सी में हम चर्चा करते हुए कह रहे थे, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में वही स्थिति होने जा रही है जो राज ठाकरे की हुई, मनसे की हुई थी। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जिस ताकत के साथ वो आकर के खड़े हुए थे विधानसभा में और उससे पहले लोकसभा में, वो सर, आपने अच्छा उदाहरण मतलब कंपैरिजन दे दिया। क्या आप सहमत हैं राज ठाकरे हो गए उद्धव ठाकरे? अब उतना नहीं भी हो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे जितना प्रभावी होना चाहिए राजनीति में, जो एक जमाने में कि शिवसेना के बिना, भैया आप सोचिए ना, मैं उस समय से देख रहा हूँ शिवसेना को, जो शिवसेना बड़ा भाई के तौर पे, बिग ब्रदर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी, फिर वो बिग ब्रदर से बराबर हुए, फिर छोटा भाई हुआ, और आज वो टूटकर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा ख़त्म कर देना मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत कमज़ोर वो हुए। और ये जो आज जो बदलाव हुआ उसको बिग कैच कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उद्धव ठाकरे साहब को झटका भी लगता होगा। हाँ, मैंने जब बोला ना बड़ा झटका, इससे बड़ा झटका अब क्या झटका होना, अब क्या बचा है कि उसमें क्या झटका लगना है, मतलब पॉलिटिकली बड़ा झटका है वो। सबसे बड़ा झटका तो उनका बीएमसी के चुनाव के बाद जो सत्ता नहीं रही, पैसा कहां से आएगा पार्टी चलाने के लिए? देखिए, पैसा बहुत जरूरी है। अब बंगाल की बात मैं आपसे कर रहा था। बंगाल में वैसे सरकार के स्तर पर डेवलपमेंट है, वहां कल 2 बिल पास हुए हैं असेंबली के अंदर, उन्होंने कराए हैं मुख्यमंत्री ने वहां के, और शुभेंदु अधिकारी ने। एक बिल जो है वो, क्योंकि सारे पहले कैबिनेट में आ चुके हैं तो उसमें कोई बहुत नई हैरानी नहीं हुई। एक तो वो बिल है जिसमें वो ओबीसी 17% का 7% कोटा कर दिया था, और उसमें से 70 या कितनी जातियां जो हैं वो उन्होंने बाहर कर दी थी। ये हाई कोर्ट 77 हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया था कि भाई बिना किसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट किए ममता बनर्जी ने इन जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया था, तो उसको उन्होंने गलत माना था, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया उस आदेश को, उसके लिए बिल लाना पड़ा था, वो लिया। ये कहा जा रहा था कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस थी, मुस्लिम जातियां थी, अब वो बाहर हो गई हैं। बाद में 64 हिंदुओं को भी उन्होंने जोड़ा था। हाँ। तो करीब करीब बराबर करने की स्थिति किए थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो प्री 2012 कर दिया गया। हाँ 2012। और एक दूसरा एक वो बड़ा बिल लेकर के आए हैं कानून व्यवस्था के लिए, जिसमें 12 महीने की डिटेंशन का प्रावधान भी है। उसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो जिसने जो आरोपी है उससे ही वसूली की जाती है। तो उस किस्म के प्रावधान उसके अंदर किए गए, और उस पर उन्होंने भाषण भी दिया कि हमें क्यों जरूरत है इस किस्म के बड़े कानून की। लेकिन मेरी नजर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पड़ी, वो ज्यादा मजेदार है। तो कानून वगैरह वो लाएंगे ही, अब उनको पता है वो किस लीक पर चल रहे हैं। जब इस पर वोटिंग हो रही थी
तो जो ऋतव्रत बनर्जी का फैक्शन है, जिसकी जो क्लेम करता है मेरे पास 64 विधायक हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इस बिल के ना समर्थन में ना खिलाफ वोट किया। खिलाफ भी करते तो भी बिल पास होने थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। सारे विधायक अगर इसमें ऑडियो है ना उस तस्वीर, सारे विधायक वॉकआउट नहीं किए हैं। ममता बनर्जी के साथ जितने बचे हैं उन्होंने प्रेजेंट रहकर वोटिंग की। देखिए, मुझे लगता है नहीं, कि इसके थोड़ा अलावा सा उसमें क्या कर करेक्शंस की जरूरत मतलब है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं, एलिमेंट नहीं है। बट ऋतव्रत बनर्जी भी ये दिखाने के लिए सही कि हम भाई ऑपोजिशन हैं, वहां रह सकते थे। अच्छा, अभी आप ये और समझाना चाहते हैं मतलब